जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जो भारत के क्रांतिकारी इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। जी हां, आज बात करेंगे 8 अप्रैल 1929 की, जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध समाजवाद का शंखनाद किया था। अगर आप भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बहरों को सुनाने के लिए किए गए उन धमाकों का पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पिछली बार आपने देखा था कि भगत सिंह 6 अप्रैल को भी असेंबली में गए थे, लेकिन उस दिन ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर बहस पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए उस दिन मत विभाजन भी नहीं हो सका। और अगले दिन 7 अप्रैल को रविवार था। अब 8 अप्रैल को ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर मत विभाजन और पब्लिक सेफ्टी बिल पर अध्यक्ष की व्यवस्था यानी रूलिंग आनी है। और इसी समय पर सभा कक्ष में बम फेंकने की योजना है। 8 अप्रैल को सुबह सुबह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली जाने के लिए तैयार होने लगे। दोनों ने खाकी कमीज, खाकी निकर पहनी थी। भगत सिंह कमीज के ऊपर डव कलर का यानी फाख्ता के रंग का वर्गाकार धारियों वाला कोट पहने हुए थे। बटुकेश्वर दत्त ने भी हल्के नीले रंग का कोट पहना था। दोस्तों, इन दोनों के कपड़ों के बारे में जानकारी हमको मिलती है 19 अप्रैल 1929 को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में बनी रिकवरी लिस्ट से। भगत सिंह के सिर पर ग्रे रंग का फेल्ट हैट भी था। जब चलने लगे तो भगत सिंह की नजर साथी जयदेव कपूर के फटे हुए जूतों पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत अपने चमड़े के अच्छे जूते साथी जयदेव से बदल लिए और अपनी जेब घड़ी भी उनको भेंट कर दी। उधर ठीक 11 बजे प्रश्नकाल के साथ केंद्रीय सभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है। सभा अध्यक्ष विठल भाई पटेल अपने आसन पर विराजमान है। 2 प्रश्नों के बाद ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर चर्चा शुरू हो जाती है। पिछले कई दिनों से इस बिल पर बड़ी जोरदार बहस हो रही थी। राष्ट्रीय नेताओं ने बिल का बड़ा विरोध किया था। सही समय पर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जयदेव कपूर असेंबली में प्रवेश करते हैं। जब ये तीनों पब्लिक गैलरी में पहुंच जाते हैं तो जयदेव कपूर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से एंट्री पास वापस ले लेते हैं और चुपचाप बाहर निकल आते हैं। एंट्री पास वापस इसलिए लिए गए ताकि इनके गिरफ्तार होने पर जब ये पास बरामद हों तो कांग्रेस के वो मेंबर जिन्होंने पास इशू किए थे उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। उस दिन ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर बहस में कुल 7 लोगों ने अपनी बात रखी। इनमें आखिरी थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर इंडस्ट्रीज एंड लेबर सर भूपेंद्र नाथ मित्रा, जो सरकार की ओर से बहस का जवाब देने इस बिल के समर्थन में खड़े थे। जब उनका वक्तव्य समाप्त हुआ तो समय हो रहा था 12:30। अब बारी थी बिल पर मत विभाजन की। दोस्तों, इसके आगे की घटना को चलिए देखते हैं एक वर्चुअल इमेज की मदद से, ताकि वो पूरा हंगामा जो बरपा था उस दिन असेंबली में उसको हम अच्छे से देख सकें, समझ सकें। दोस्तों, मेरे पीछे वो वर्चुअल इमेज है जो इस मुकदमे में गवाहों के दिए बयानों के आधार पर तैयार की गई है। इस यहां ठीक सामने अपने आसन पर विराजमान थे सभा के अध्यक्ष श्री विठल भाई पटेल और इनके बायों और ऊपर यह प्रेसिडेंशियल बॉक्स है। यहां उस दिन एक विशेष मेहमान बैठे थे, नाम था सर जॉन साइमन। जी हां, ये वही साइमन थे जिनके कमीशन का शांतिपूर्वक विरोध करने पर 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में भीड़ पर अंग्रेजों ने जमकर लाठियां बरसाई थी और देश के बड़े सम्मानित नेता लाला लाजपत राय को भी नहीं बख्शा था। वह घटना और उसके बाद भगत सिंह व राजगुरु द्वारा किए गए सैंडर्स वध से संबंधित वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जरूर देखिए।
8 अप्रैल को साइमन सेंट्रल असेंबली की एक विशेष कार्रवाई देखने पहुंचे थे, क्योंकि उस दिन एक और जहां ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर डिवीजन ऑफ वोट्स हो रहा था, वहीं पब्लिक सेफ्टी बिल पर अध्यक्ष की बहुप्रतीक्षित रूलिंग आ रही थी। बहस कई दिन से ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर चल रही थी और उससे ऐसा अनुमान हो रहा था कि सरकार का पलड़ा भारी था। सभा में सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स ही नहीं, बल्कि कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी ऐसे थे जो अंग्रेज सरकार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का मौका चूकना नहीं चाहते थे। यहां सीट नंबर 1 पर बैठे थे हाउस के लीडर सर जेम्स क्रेयर, जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होम मेंबर थे, और उनके साथ सीट नंबर 2 पर बैठे थे सर ब्रजेंद्र मित्तर, जो लॉ मेंबर थे, और सीट नंबर 3 पर बैठे थे सर भूपेंद्र नाथ मित्रा, जो मेंबर इंडस्ट्रीज एंड लेबर थे। इनके साथ में सीट नंबर 4 पर बैठे थे सर जॉर्ज रेनी, जो मेंबर रेलवेज और कॉमर्स थे। इस ब्लॉक में जो आखिरी सीट थी वो थी 4B। इस पर बैठे थे सर जॉर्ज शुस्टर, जो मेंबर फाइनेंस थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। दोस्तों, फाइनेंस मेंबर आज की जुबान में हम कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, होम मेंबर हम कह सकते हैं होम मिनिस्टर। यहां सीट नंबर 5 और 6 पर डेनिस ब्रे और बोमनजी दलाल बैठे थे, और पीछे सीट नंबर 33 इस पर PR राव बैठे थे, जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे रेलवेज में, और इनकी दूसरी ओर सीट नंबर 34 इस पर बैठे थे H शंकर राव। सदन में दूसरी ओर यहां राष्ट्रीय नेता बैठे थे, पंडित मोतीलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मदन मोहन मालवीय थे, श्रीनिवास आयंगर, रंगास्वामी आयंगर, NC केलकर, MR जयकर, डॉक्टर BS मुंजे, रफी अहमद किदवई, KC नियोगी आदि आदि। अध्यक्ष के दाईं ओर ऑफिशियल बॉक्स था, जहां सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारी बैठे थे जो सभा के सदस्य नहीं थे, और यहां ये लेडीज गैलरी थी, यहां महिलाएं बैठी थी, ये भी उस दिन सदन की कार्रवाई देखने पहुंची थी। और सामने ये पब्लिक गैलरी थी। पब्लिक गैलरी उस दिन खचाखच भरी थी, कोई एक भी सीट खाली नहीं थी, और इन सीट्स के पीछे जहां जहां जिसको जगह मिली, बहुत सारे लोग पीछे भी खड़े थे। शोभा सिंह, जिन्होंने इस मुकदमे में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, बल्कि वो इकलौते गवाह थे जिन्होंने कहा था कि मैंने भगत सिंह को बम फेंकते देखा था। उस गवाही के बारे में आगे चल के डिटेल से हम इस मुकदमे के दौरान बात करेंगे। अभी 8 अप्रैल पर ही हम रहते हैं। शोभा सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा था कि उस दिन पब्लिक गैलरी में 450 लोग मौजूद थे। ऐसे उत्सुकता भरे माहौल में ठीक 12:30 बजे ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर डिवीजन ऑफ वोट्स होता है। उस डिवीजन ऑफ वोट्स में किसने सरकार के पक्ष में वोट किया, किसने विरोध में वोट किया, वो चलिए देख लेते हैं। ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है। बिल के पक्ष में ये जो दमनकारी बिल, तानाशाही बिल अंग्रेज सरकार ने पेश किया था, इसके पक्ष में 56 वोट पड़ते हैं। आईएएस 56, 56 लोगों ने अंग्रेज सरकार का साथ दिया था। और कौन लोग थे जिन्होंने, और कितने लोग थे जिन्होंने अंग्रेज सरकार का विरोध किया? ये थे कुल 38 लोगों ने इसमें बिल का विरोध किया था दोस्तों। और ये कौन 38 लोग थे जो अंग्रेज सरकार के इस तानाशाही बिल के साथ नहीं जा सकते थे? ये राष्ट्रीय नेता, इन सब के नाम यहां पे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। कुछ प्रमुख नाम हाईलाइट किए गए। यहां पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, KC नियोगी हैं, CS रंगा अय्यर हैं, डॉक्टर BS मुंजे, पंडित मदन मोहन मालवीय, रफी अहमद किदवई, NC केलकर, S श्रीनिवास आयंगर, रंगास्वामी आयंगर, दीवान चमनलाल, मौलवी अब्दुल मतीन आदि आदि।
खैर, बिल के पक्ष में 56 वोट और विरोध में केवल 38 वोट रह गए, लिहाजा सरकार इस बिल को पास कराने में कामयाब हो जाती है और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल इस तरह सदन में उस दिन पास हो जाता है। यह जानकारी हमको मिलती है पार्लियामेंट लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट eparlib.nic.in से। जैसे ही मत विभाजन का परिणाम घोषित होता है, यहां जो सरकार का साथ देने वाले मेंबर्स बैठे थे, खुशी से मेजें थपथपाते हैं, चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन इसके दूसरी ओर जो राष्ट्रीय नेता बैठे थे, इनके चेहरों पर मायूसी का डेरा था। पीछे पब्लिक गैलरी में यहां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खड़े इस तमाशे को साफ साफ देख रहे थे। इसके बाद अध्यक्ष जी अपनी रूलिंग देने के लिए खड़े होते हैं। जो पब्लिक सेफ्टी बिल बनानी थी, उनके मुंह से अभी इतना ही निकला था, As the trade disputes bill is now out of the way, I propose to give my ruling. तभी साम्राज्यवाद के बहरे कानों को समाजवाद की गूंज सुनाने के लिए भगत सिंह के हाथ से एक बम छूटता है और हवा में तैरता हुआ यहां सीट नंबर 4, 5, 33 और 34 के बीच पैसेज के अंदर गिरता है। जोर का धमाका होता है, धुएं से हॉल भर जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ। मारे घबराहट के सभा के सदस्य उठकर भागने लगते हैं, खास तौर पर वे जो सरकारी बेंचेस पर बैठे थे। पब्लिक गैलरी में भी भगदड़ मच जाती है। यहां से भी हर कोई जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक युगदृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं, धमाके के बाद जब सदन में सदस्य जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तब 3 नेता पंडित मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय शांत भाव से अपनी सीटों पर बैठे थे। दोस्तों, मालवीय जी की सीट नंबर 12 होती थी और पहला धमाका हुआ था यहां सीट नंबर 4 और 5 के बीच में। इन दोनों के बीच फासला तकरीबन 10 फीट का रहा होगा, लेकिन मालवीय जी शांत बैठे थे। उनको कोई खौफ नहीं था, भय नहीं था। इस पहले धमाके से यहां 4B पर बैठे जॉर्ज शुस्टर, 33 पर बैठे PR राव, 34 पर बैठे H शंकर राव, इनको मामूली चोटें आती हैं। पहले धमाके के कुछ सेकंड बाद एक दूसरा बम छूटता है और यहां सीट नंबर 146 के नीचे गिरता है। यह सीट खाली थी, इसके आसपास की सीटें भी खाली थी, लिहाजा यहां किसी के घायल होने का प्रश्न नहीं था। बम के कुछ स्प्लिंटर्स जरूर उठते हैं और यहां ऑफिशियल गैलरी में पहले बम के धमाके के तमाशे को खड़ा होकर देख रहे होम डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी SN रे और मिलिट्री डिपार्टमेंट में पर्सनल असिस्टेंट राय बहादुर AP दुबे को बेहद मामूली खरोंचें आती हैं। उस दिन इन धमाकों से सरकार के समर्थक MLA सर बोमन जी दलाल, जो शायद सीट नंबर 6 पर बैठे थे, उनको भी चोट आई थी और उनकी चोट बाकी 5 से ज्यादा थी। गंभीर तो वो भी नहीं थी। यह बात और है कि अगले 12 दिन वे अस्पताल में लेटे रहे थे। चूंकि सीट यहां थी, फर्स्ट रो में थी, इसलिए संभावना है कि पहले धमाके से उनको चोट लगी होगी। हालांकि किसी गवाह ने यह बात मुकदमे के दौरान कंफर्म नहीं की और ना ही बोमन जी दलाल खुद गवाही देने अदालत में आए थे। दोस्तों, दूसरे धमाके से यहां सीट नंबर 87, 88, 89, 146, 147, 148 के बेंचेस की अपहोल्स्ट्री को कुछ नुकसान पहुंचा था। हालांकि नुकसान भी बढ़ चढ़कर दिखाया गया है, वो बात आगे जब इस मुकदमे पर हम चलेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपहोल्स्ट्री को कुछ नुकसान हुआ था। पहला बम भगत सिंह ने फेंका था, यह निश्चित है।
दूसरा बम किसने फेंका, क्या भगत सिंह ने या बटुकेश्वर दत्त ने? अगर बात करें मुकदमे के दौरान गवाही देने वालों के बयानों पर या अदालत के फैसले पर, तो दूसरा बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने। लेकिन इस मुकदमे में इनके वकील रहे आसफ अली ने कुछ साल बाद कहा था कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बटुकेश्वर दत्त ने बम नहीं फेंका था। जब अदालत में बयान देने का समय आया तो बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि मैं ये स्वीकार करूंगा कि दूसरा बम मैंने फेंका था। इस पर आसफ अली कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि जब आपने बम नहीं फेंका तो आप ये कहकर अपनी सजा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ये सुनकर बटुकेश्वर दत्त ने बेहद गंभीर मुद्रा में कहा कि मैं और भगत सिंह बड़े लंबे समय से साथ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा पैरवी करने के बाद भी उनको लंबी कैद की सजा होगी। यदि मुझे छोड़ दिया गया तो मैं भगत सिंह के बिना करूंगा क्या, रहूंगा कैसे? मुझे उनके साथ ही जाना है। दोस्तों, इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरा बम भगत सिंह ने फेंका था या बटुकेश्वर दत्त ने? सच तो यह है कि यह काम उन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया था। एक और जहां देश के बड़े बड़े नेता इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की निंदा करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर इस देश की जनता के लिए रातों रात ये दोनों राष्ट्रीय आन का प्रतीक बन गए थे। आलम तो यह था कि अब लोग इनका नाम भगत सिंह दत्त लेने लगे थे, जैसे ये दो नहीं बल्कि एक व्यक्ति हों। मुकदमे के दौरान गवाहों ने यह भी कहा था कि उस दिन बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल से 2 गोलियां भी चलाई थी हवा में, और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी जेब से पर्चे निकाले और सदन में फेंके। 2 गोली चलाने के बाद भगत सिंह ने पिस्तौल वहीं साइड में सीट के ऊपर रख दी और अब वे भी बटुकेश्वर दत्त के साथ पर्चे फेंकने लगे। भगत सिंह ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। बटुकेश्वर दत्त ने साथ दिया, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दोस्तों, यूं तो सैंडर्स वध के बाद लाहौर की दीवारों पर लगे पोस्टर्स में भी इनकलाब जिंदाबाद लिखा था, लेकिन 8 अप्रैल 1929 को इस सभा में इन 2 धमाकों के बाद इस देश ने पहली बार इस नारे की गूंज सुनी थी। उसके बाद इन दोनों नरसिंहों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पर्चे में क्या लिखा था, मुकदमे में क्या हुआ, यह सब जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा अगले वीडियोस का। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। यह जानकारी यदि आपको रोचक लगी है, पसंद आई है, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्न, अपने सुझाव भी जरूर लिखकर भेजिएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इस क्रांति यात्रा के अगले पड़ाव पर। जय हिंद, जय भारत।